कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग। पहली बार आए हो? फ्रिक्शन स्टार्ट करना है आज। क्या इम्पल्स बता देता हूँ। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया था, है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर बता दिया है, और क्या क्या इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल भी बता दिया था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बताया, नहीं, कैटलिस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये सब नहीं बताया, नहीं बताया। इस पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे दो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी अगर आता है एक लाइन पहले लिख देना, पहले एक लाइन लिख लो तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसके बाद ये लिखना ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब मीनिंग बता रहा हूँ इसका, है हो सकते हैं एक ही होगा ना, लास्ट इसका डी 10 होगा। अभी बताऊंगा तो क्लियर होगा, अपन अपने आप आंसर निकालोगे। लिख लिया ना, पॉइंट अगर आता है, प्रॉपर्टी आता है तो सिर्फ इतना ही लिखना है, उसके बाद ऊपर हेडिंग दे दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और इसमें ऊपर हेडिंग देना बेटा पैरामैग्नेटिक, और इसके अंदर पॉइंट 1 लिखना है, पैरामैग्नेटिक के अंदर पॉइंट 1। देखो द सब्सटेंसेस व्हिच आर, the substances which are the substances which are weakly attracted by the magnetic field, weakly attracted by the magnetic field, weakly attracted by the magnetic field, weakly attracted by the magnetic field। बट ये क्या है, थ्योरेटिकल हो गया, क्योंकि देखो कंपाउंड, मान लो क्वेश्चन आ गया कि दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक और नॉट, तो हमारे पास मैग्नेट होगा तभी ना बता पाएंगे, तो क्वेश्चन के थ्रू तो आंसर दे नहीं पाएंगे, बट डेफिनेशन आएगा तो यही पॉइंट लिखना है। सेकंड पॉइंट लिखो, those atoms molecules, those atoms molecules or ions contain unpaired electron, are paramagnetic,
unpaired electron are paramagnetic. मतलब अनपेयर्ड होना जरूरी है. फिर थर्ड पॉइंट लिखो, number of unpaired electron increases, number of unpaired electron increases, paramagnetic moment increases, paramagnetic moment increases, paramagnetic moment increases. और फोर्थ पॉइंट में एक फॉर्मूला लिख देना है, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू स्क्वायर रूट. ये जो म्यू लिखा है इसी को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मोमेंट. पैरामैग्नेटिक मोमेंट या इसी का दूसरा नाम है और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. और इसका यूनिट होता है बेटा, यूनिट बोहर मैग्नेटन, BOHR बोहर मैग्नेटन. और शॉर्ट में इसको लिखते हैं B.M. और N जो लिखा है इसमें ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इस फॉर्मूला से आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो. N है नहीं, स्क्वायर रूट है ये, N के बाद स्मॉल ब्रैकेट अंडर रूट N इंटू N प्लस 2. इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अगर स्कूल में पढ़ाएंगे ना तो देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन. पहला सिंपल आ जाएगा डिफाइन, तो पहला पॉइंट लिख दो, है ना. दूसरे पॉइंट में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे मान लो हमने लिख दिया मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, 3 एलिमेंट दे दिया. क्वेश्चन टू कर दिया कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक. तो आपको क्या करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो. और जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 5 होता है, इसमें 4 होता है, इसमें 3 होता है. B7 है ना, 3 हो जाएगा, 1 2 3 2 हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 3 हो जाएगा. मतलब देखो पॉइंट क्या लिखा दिया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, पैरामैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेस. तो अनपेयर्ड तो आप निकाल लोगे, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है. और तीसरा क्वेश्चन लिखो, फाइंड द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. फाइंड the spin only magnetic moment of a divalent metal, और ब्रैकेट लिख दिया बेटा Z इक्वल टू 25. ऐसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवैलेंट मेटल, और ब्रैकेट में लिख दिया Z इक्वल टू 25. तो देखो Z का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर. तो ये देखो मैग्नीज हो गया. तो आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, 1s2 2s2 2p6 3p6 4s2 3d5. और यहाँ जो डाइवैलेंट लिखा ना, तो डाइवैलेंट का मतलब +2 चार्ज होगा. कभी कभी मोनोवैलेंट भी लिखा हो सकता है. तो मोनोवैलेंट अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब +1, या मान लो ट्राईवैलेंट लिख दिया तो +3. तो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राईवैलेंट. तो डाइवैलेंट का मतलब हो गया +2. देखो हमने +2 कर दिया 23. कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, कहाँ से जाएगा, हाँ, तो 3d5 बच गया, यहाँ से चला गया ना. तो देखो यहाँ से यहाँ तक पेयर्ड हो गया, और D के अंदर 5 सबसेल होते हैं, ऐसे बना लिया हमने, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया. तो आप देखो म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, n इंटू एन प्लस 2. अब हमने वैल्यू पुट कर देना है, अंडर रूट 35bn. आए समझ में, ठीक है. एक नोट कर लो. हाँ, बड़ा कभी कभी मन होता है, जैसे तुम्हारा मन होता है ना कि आज नहीं जाना है तो नहीं जाना है. मन है तो होता है ऐसा कि नहीं, कि आज नहीं जाना है, मन होता है कि नहीं, होता है ना. तो मेरा भी मन है. इतना बढ़िया आंसर दिया. देखो एक भी क्लास मत छोड़ो, अगर चाहते हो अच्छा करना क्लास मत छोड़ो, उसी में नुकसान हो जाता है. बच्चे को फिर आप ही 12th वाले को डांट के आए होंगे.
एक्चुअली क्या है ना, बच्चों को तो अच्छा लगता है, आज नहीं जाना है, कल नहीं जाना है। ये भी नहीं आई थी पिछले क्लास में, नहीं आई थी। देखो सब अपने मन की मर्जी है, तो केमिस्ट्री भी क्या है, उनकी भी मर्जी है, क्या कर लोगे बताओ। एक आता भी है तो बातें करता है, नाम इतना बढ़िया पापा ने रखा गैब्रियल, मत करो। ये लास्ट सेल है, ये देखो क्या बताया था, ये तो तुम उस दिन आई थी जिस दिन बताया था। ऐसे जैसे जैसे सेल बढ़ते हैं, देखो 1s 2s 3s 4s, तो जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकालना आसान होगा, इसलिए 4s से निकालना। आगे समझ में, बट अगले दिन से नहीं बताऊंगा, अगले दिन वही आंसर दूंगा जो अभी दिया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ सोच रही है ऐसा भी आंसर देते हैं। अब बेटा 12th वाले को बोल के आया हूँ, अगली क्लास से पढ़ाऊंगा नहीं, 1 मिनट लगता है डिसीजन लेने में मुझे, क्योंकि देखो फायदा तभी है ना जब आप पढ़ो, अदरवाइज तो क्या फायदा है यार, बकबक करते रहो, बाद में पता चला रिजल्ट घूम गया, तो लाइफ नहीं खराब होता उससे। अरे कोई बच्चा 12th में मान लो 0 नंबर आ गया, तो ऐसा थोड़ी लाइफ खराब हो जाएगा, रिजल्ट खराब हो जाता है, लाइफ थोड़ी खराब। अरे बहुत, क्या लाइफ नहीं खराब होता है, बच्चा देखो ना बाहर अंगूठा छापे और फैक्ट्री चला रहा है, क्या लाइफ खराब हो गया, मालिक है, मालिक बन के बैठा है, इंजीनियर उसके यहाँ काम कर रहा है, तो लाइफ पता नहीं है ना भाई, किसी बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत खतरनाक होता है, बच्चा तो देखो कुछ भी कर लेता है, लेकिन रिजल्ट जरूर खराब हो जाएगा, इसकी गारंटी है। पढ़ोगे नहीं तो रिजल्ट तो खराब हो ही जाएगा ना। अनन्या समझ रही है मेरी बात, रिजल्ट लाइफ तो बेटा बढ़िया रहता है, लाइफ तो बच्चा देखो, एक बच्चा इतना बढ़िया था, कॉमर्स कॉमर्स में था, बिल्कुल नहीं पढ़ता था, और अभी मैं बता दूं बढ़िया यूएसए में एंजॉय कर रहा है। अब ये तो वो आएगा तो उससे मिलवा दूंगा। अरे कुछ न कुछ तो बढ़िया काम किया होगा ना बाद में चल के। बेटा बच्चे जब ट्वेल्थ का, ट्वेल्थ स्कैम नहीं करते हैं बच्चे, जब बच्चा 12th के बाद, 12th का जब रिजल्ट आता है ना, तो बच्चे समझदार हो जाते हैं, अभी तो आप छोटे हो ना, नन्हे मुन्ने बालक हो, नहीं है ना, बस मेरे लिए तो देखो नन्हे मुन्ने ही हो ना, तो मतलब क्या है, बस हाँ 1 साल बाद ही अकल आ जाता है। कैसे अकल आता बताऊं, अब तो ऐसे एग्जाम कर दिया है, अदरवाइज क्या होता था, जैसे 12th का रिजल्ट आया, सारे बच्चे तो बीटेक की तैयारी करते नहीं ना, जेई की, अन्ना नीट की करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज में जाते हैं मेरी तरह। तो एक्चुअली क्या है ना, जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने थोड़े आ सकता है, पढ़ा नहीं सकते, खुद ही नहीं पढ़ा जिंदगी में कभी, अरे 12th तक ही तो पढ़ा है। केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब क्या है, एमएससी पीएचडी करो तब ना केमिस्ट्री हो गई, और 12th तक कोई केमिस्ट्री पढ़ के केमिस्ट्री क्या पढ़ा लेगा, क्वेश्चन बता देगा तुम्हारा, पढ़ा नहीं सकता है बेटा, उसको नॉलेज नहीं होता है। हमारी तो बात होते रहती है, बीटेक वाले आते हैं रो के जाते हैं मेरे सामने, हाँ ये केमिस्ट्री कैसे जानेगा, वो केमिस्ट्री जानने के लिए केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी ना उसको। तो जानते हो क्या होता है, सुनो क्या देखो सुन लो ना एक लाइन बस, 12th में जब रिजल्ट आता था बच्चों का, अब तो एग्जाम कर दिया है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर दिया है, अदरवाइज रिजल्ट आया, अब मान लो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है डीयू यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बड़ा प्यार से जाता है, उसमें जून का महीना होता है, अब ना पेपर इस बार लेट सेट हुआ है, अदरवाइज जून का मंथ होता है वो, जिस समय एडमिशन होता है मई जून की बात होती है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है दिल्ली में, पता ही है आपको, बड़ा प्यार से बच्चा मेट्रो बस या जैसे भी वो यूनिवर्सिटी पहुंच गया, और लिस्ट लगे होते हैं इतने बड़े से ना, लिस्ट लगे होते हैं ना, बड़ा ध्यान से देखेगा मेरा रोल नंबर है क्या कहीं, मेरा नाम है क्या कहीं, मेरा नाम, फिर मुंह बनाता है, और उतनी तपती धूप में 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में दिल्ली यूनिवर्सिटी लात मारता है और भगा देता है, लात ही मारना तो है, मारता नहीं है मतलब, यार उतनी गर्मी में आप गए हो, और वहां आपको लिस्ट में नाम नहीं आया, तो सोचो रिटर्न बैक होने में कितना कठिन काम, वही बच्चा समझदार हो जाता है, वो समझ लेता है कि यार हमने पढ़ा नहीं, अब पढ़ना है, जरूरी होता है बेटा, लात का मतलब ये थोड़ा है कि 4 थप्पड़ लगा दिया, बातों की बात मार भी मार होती है ना, तो खुश हो जाता है, नहीं नहीं समझदार तू तो है, तभी से नंबर नंबर आया ना, वो तो पहले से समझदार है, मतलब पढ़ना जरूरी है ओवरऑल ना, नहीं तो रिजल्ट तो खराब हो जाता है ना, देखो बच्चे समझते नहीं है, 12th वाले बच्चों को भी डांट गया क्यों, नहीं समझते हैं ना, बच्चे तो बच्चे ही होते, चाहे वो 12th के हो, चाहे 11th को, चाहे 9th 10th के हो, आप पढ़ोगे कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है चीजें, आप थोड़ा सा ध्यान से अगर चीज को देख लो, और घर पे जाके इसको रिवाइज कर लो, सब कुछ आ जाएगा, नहीं करोगे रिवाइज
तो नहीं आएगा। और फिर बच्चे क्या करते हैं, जैसे एग्जाम आएगा 2 दिन दिन रात लगाते हैं। अरे पहले से दिन रात लगा दो भाई, 100% ही आएंगे ना। तो बच्चा कहता है 100% क्यों लेना है सर, पास ही तो होना है। तो ये दिक्कत है। चलो एक क्वेश्चन कर लो जल्दी से। अनन्या समझ में आई बातें? एब्सेंट नहीं करो बेटा, बहुत नुकसान हो जाता है। कोई भी क्लास कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी जगह पढ़ोगे, छोड़ोगे क्लास तो आपको आगे समझ में आने में दिक्कत हो जाती है। चाहे स्कूल में भी जैसे जाते हो ना, स्कूल में मान लो छूट जाता है तो कुछ ना कुछ तो नाचते तो है ना, वो भी कुछ तो कुछ पढ़ाते ही है ना, छूट तो जाता ही है। चलो एक क्वेश्चन अपने आप करो, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CO2 प्लस। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ बेटा 27, CO2 प्लस है, जो भी आ जाएगा निकालो। अदिति आ गया समझ में? यस सर। जल्दी से आंसर बताना। आर्यन करके दिखाओ फटाफट, आंसर निकल जाएगा, बहुत इजी है। √6 से इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा, कुछ गलत किया होगा, बहुत छोटा सा आंसर है। कोबाल्ट 27 है बेटा। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लिखा आपने? हाँ √15 आएगा, लिखा ही नहीं देखो, ये भी गड़बड़ है। √15 यूनिट के साथ BM, हाँ करेक्ट। 4s2 निकल जाएगा ना, 3d7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका बच जाएगा 3। आगे समझ में? एक देखो बहुत प्यारा बच्चा है, 12th में बैठा होता है, वो 12th पास कर चुका है इसे। मैंने अभी पूछा उसको कि परसेंटाइल कितना आया था, जे में के लिए तैयार कर रहा है, मैंने पूछा कितना आया परसेंटाइल, 78। देखो 8-10 और ले आता तो यहीं एडमिशन हो जाता, एक साल तो बर्बाद हो गया ना। परसेंटाइल पूछ रहे हो या उसमें 3 कास्ट बताओ तब बताऊंगा। हाँ फिर तो बहुत पढ़ो यार, फिर तो पढ़ो ही बहुत ज्यादा, फिर तो पागल हो जाओ पढ़ते पढ़ते। मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मैं भी जनरल हूँ, मुझे पता है कि आपको लगाते हो कंप्यूटर साइंस लेने के लिए आपको 99.5 मिनिमम ये लाना पड़ेगा। जब भाई क्लास में देखोगे ना रेशियो जनरल और वो कैटेगरी वाले, जनरल से 10-12 बाकी सारे कैटेगरी। हाँ उनको छोड़ दो, उनको भूल जाओ, उनका तो भगवान ने बनाया जो बनाया। अब कल मैंने एक बच्चे को बोला है, इस साल 12th में है और अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनाया है OBC का। अरे मैंने कहा जो फायदा मिल रहा है ले लो यार, हमें तो फायदा ही नहीं मिला था, हमने नहीं लिया, तुम्हें मिल रहा है तो लो। सबका डिपेंड करता है ना कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, किस घर में हुआ है, बट बहुत ज्यादा चाहिए। इसमें भी अभी नहीं हुआ है, मेरे घर मेरा एक रिलेटिव है, उसके परसेंटाइल है 97% है, नहीं होगा एडमिशन, नहीं हो रहा है, बड़ा दिक्कत है। मतलब एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन इसका भी हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू चॉइस। जैसे अगर हम चाहे IIIT दिल्ली में एडमिशन लेना, हैदराबाद में लेना, नहीं होगा, या त्रिची NIT में लेना नहीं होगा, वारंगल में लेना नहीं होगा। तो ये दिक्कत, 4-5 टॉप के NIT है ना। ऐसे जानते हो क्या, देखो मेरा तो थॉट बड़ा सीधा है, मैं बच्चों को समझाता हूँ, मैं अपने बेटे को भी समझाता हूँ, सबको समझाता हूँ, थॉट बड़ा सीधा है। इन जनरल सुनो, एक काम की बात बता दे रहा हूँ, अभी तुम लोग छोटे हो, देखो 30 क्वेश्चन, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया पैटर्न, अदरवाइज 30-30-30 होते थे, ठीक है। मैं बच्चों को ये समझाता हूँ कि यार मेरे सब्जेक्ट में 30 में 30 कर लो, बाकी सब में 5-5 कर लो। हाँ मेरे में कर सकते हो, मुझे पता है ना, मुझे अपना हुनर पता है ना कि मैं करवा ले जाऊंगा। लेकिन इस 30 में 30 लाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ मैंने जो बोला उतना करके आना होता है, फिर मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं होता है क्लास जो 1 घंटे का होता है, मुझे दिख जाए ना अगर ये बच्चा कर रहा है, मैं अलग से उसको कभी भी पढ़ा देता हूँ। तो ये मुझे दिखना जरूरी होता है, मेरे पास कभी भी टाइम होता है फोन करके बुला के पढ़ाते हैं। क्योंकि यार बच्चा अगर मेरी वजह से कोई बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, बच्चा जिंदगी में मुझे भूलेगा क्या? जिंदगी में नहीं भूलेगा कभी। अगर मेरी वजह से बच्चा क्वालिफाई करता है तो आप समझ रहे हो ना, बच्चा टीचर को बहुत रिस्पेक्ट देता है। वो जमाना अभी भी है जो हमारे समय में था
कि आजकल जैसे बच्चे बोलते हैं ना, टीचर बोलते हैं यार बच्चा बहुत बदतमीज हो गया है, बच्चा बहुत नालायक हो गया। कभी नालायक नहीं हुआ था, ना है। नालायक नहीं है। ये पढ़ते नहीं इसका मतलब ये नहीं कि नालायक है या ये बदतमीज है, ऐसा नहीं है। उनको पढ़ने की हैबिट नहीं है। आप समझ रहे हो, अभी चेंज हो गया, सीन चेंज हो गया है। मतलब जैसे हमारे समय में क्या होता था कि हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते थे, अब सीन क्या हो गया, बच्चा सोचता है यार क्यों इतना पढ़े हम 20-25 घंटा, 2-3 घंटा। कल एक बच्चे से पूछा कितना देर पढ़ते हो, सर आधा 1 घंटा पढ़ लेता हूँ। बताओ आधे 1 घंटे पढ़ के साइंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन बच्चा पढ़ता है तो पढ़ता है। अब उसको कहा तो 4 घंटा बैठ जाएगा कि कमर दर्द हो जाएगा उसका। कमजोर भी तो है ना बच्चा। आज के डेट में अगर बैठ जाओ 4 घंटे तो बच्चे का इधर से दर्द शुरू हो जाएगा, टेढ़ा होकर चलना शुरू हो जाएगा। फैक्ट बता रहा हूँ ये। और ये 30 में 30 लाना बहुत आसान है। केमिस्ट्री में बताऊं कैसे? केमिस्ट्री में कई ऐसे चैप्टर हैं, कई, एक दो नहीं 10 चैप्टर हैं, जो बेटा एनसीईआरटी से बाहर कभी ना आया है ना आएगा। क्वेश्चन नहीं आता है, बाहर से आता ही नहीं है। तो तुम्हें करना क्या है यार, इन 10 चैप्टर कम थोड़े होते हैं। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन 10 बार पढ़नी है। पहले तो जो पढ़ा रहा हूँ वही आ जाए बहुत है। अब अगर 10 चैप्टर देखो, अगर मान लो इसमें से 6 क्वेश्चन भी आ गया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आएगा। क्योंकि याद है आपको, तो आंसर करने में कितना टाइम लगेगा? इस साल भी एक बच्चा है, संचित लड़का है, उसके 99.9% आए थे। उसको मैंने पूछा तुम्हें केमिस्ट्री में कितना टाइम लगा, बोला मैं 10 क्वेश्चन तो सर मुश्किल से 2-3 मिनट में कर दिया। पूरा 13-30 करेक्ट है उसका। और बोला 2-3 मिनट में सर 10 क्वेश्चन कर दिया। टाइम लगता है सिर्फ ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक में 2 सेगमेंट है। एक ऐसा सेगमेंट है जिसको पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, समझाने में। पढ़ाने में तो जितना टाइम दो कम ही है, समझाने में बहुत टाइम लगता है। उससे आते हैं 3-4 क्वेश्चन। तो अगर वो क्लिक कर गया तो 30 में 30, अदरवाइज 25 तो पक्का ही होता है। और बाकियों में देखो 5-7 तो पढ़ ही लेता है बच्चा, कर ही लेता है, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, कहीं भी पढ़ोगे कर लोगे। और देखो सूरजमल एक कॉलेज है, बता रहा हूँ, पेरेंट को पता नहीं होता ना। आईआईटी का कॉलेज है सूरजमल। कैटेगराइज अगर देखो तो मतलब थर्ड टाइप का कॉलेज है। फर्स्ट टाइम आईआईटी आ जाता है, थर्ड टाइप का। दो बच्चा 1.2 करोड़ में प्लेस हुआ है। और कॉलेज किस कैटेगरी का है? थर्ड टाइप का है। अब बताओ आईआईटी का बच्चा नहीं हुआ यार। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? बच्चे के हुनर पे कर रहा है ना, बच्चे पे कर रहा है। कॉलेज तो माने करता है, तो मान लो कोई आईआईटी में है, कोई सूरजमल में है। जैसे कोई पूछेगा ना कहाँ है, तो आईआईटी दिल्ली, और एक कहेगा सूरजमल, तो बेचारा बड़ा धीरे से बोलेगा सूरजमल, और आईआईटी वाला तेज बोलेगा। क्योंकि मार्केट में डिमांड तो उसी कॉलेज का है ना, अच्छी कंपनी उसी कॉलेज में आएगी। सूरजमल में बहुत अच्छी कंपनी नहीं आएगी। लेकिन ऑफलाइन क्या कर लोगे? वो भी इंजीनियर है, तुम भी इंजीनियर हो, ऑफ कैंपस में क्या कर लोगे भाई? ऑफ कैंपस जो एग्जाम होता है उसमें तो सारे बच्चे डिग्री क्या है, बीटेक। तुम किसी भी कॉलेज में चले जाओ, बेकार से बेकार कॉलेज में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर हुनर पक्का है तो होना है। तो यही मेन चीज होती है। बट ऑफ कैंपस बच्चे को होता कम। मेल जैसे बच्चे डालते हैं ना तो मेल ही रिजेक्ट कर देता है, बट उसमें भी तरीका है, कई सारे वेज हैं। हाँ वो हो गया ना क्वेश्चन। चलो एक और पॉइंट, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझ में आ गया, पैरामैग्नेटिक। एक और उसमें डायमैग्नेटिक। अब तो बच्चे पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता। पहले बहुत अच्छे 2006, 7, 8, 9 में जो बच्चे थे ना, मतलब 20 बच्चे का बैच, 30 बच्चे का बैच, सब बच्चे ही क्वालिफाई कर जाते थे। हाँ सारे सारे बच्चे कहीं कहीं हो ही जाता था एडमिशन। वो पढ़ते बहुत पढ़ते थे, और क्लास में आने के बाद मन नहीं करता था कि क्लास से बाहर जाए। टीचर को, बच्चे को तो छोड़ दो। अब बच्चा एकदम साइलेंट होके मूर्ति की तरह चुपचाप देखते रहता था, जब डाउट हुआ पूछ लिया। बीच में एक वर्ड नहीं बोलता था बच्चा। तो ये बहुत मजा आता था। अब पढ़ता नहीं है कि अरे, टेस्ट जो होता था अभी भी मुझे याद है, बच्चा एक एक नंबर के लिए लड़ने आता था, सर ये काट कैसे लिया। तो यही चीज चाहिए ना। अभी क्या है, कट गया कट गया, ठीक है क्या करना है। देखो डायमैग्नेटिक, 2 पॉइंट इसमें लिखना है। पॉइंट 1 देखो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, अभी लिखा रहा हूँ। द सब्सटेंसेस विच आर, द सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड। क्या होता है बेटा इसमें? वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक था वीकली अट्रैक्टेड, इसमें हो गया वीकली रिपेल्ड। सेकेंड पॉइंट, बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
सेकेंड पॉइंट लिखो, द सब्सटेंसेस atoms or molecules. The substances, atoms or molecules contain only paired electron. Contain only paired electron. सिर्फ क्या होगा? पेयर्ड होगा, ओनली पेयर्ड। अगर एक भी अनपेयर्ड होगा तो क्या कह देंगे उसको? पैरामैग्नेटिक। तो एक देखो क्वेश्चन के फॉर्म में समझो, जैसे सपोज कर लो हमने अल्कली मेटल का, अब अल्कली मेटल का मतलब ग्रुप कौन सा था? 1, ग्रुप 1, 2 नहीं, ग्रुप 2 का होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हो गया अल्कली मेटल। तो देखो अल्कली मेटल में किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपका क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन? NH1। किसी भी एलिमेंट का, जैसे मान लो हमने सोडियम का लिखा 11, कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका मतलब अनपेयर्ड है। लेकिन अगर इसका कोई सॉल्ट बना लो आप, NaCl बन गया सॉल्ट। आप अगर इसको डिसोसिएट करोगे बेटा तो Na पॉजिटिव और Cl, तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? नियोन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आर्गन। मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक व्हाइल देयर सॉल्ट्स आर डायमैग्नेटिक। समझ में आए? जैसे देखो अगर हमने जिंक ले लिया तो जिंक का देखो कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या आ जाएगा? 4s2 3d10। अब देखो इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया। या सपोज करो मैंने कैडमियम लिख दिया 48 है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 5s2 4d10, तो देखो ये क्या हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया। या मान लो हमने मरकरी ले लिया, एटॉमिक नंबर होता है 80, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 6s2 5d10, तो देखो ये क्या हो गया? आया समझ में? डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, और सभी पेयर्ड है तभी डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लो। इसी पे एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ, अभी ये लिख लो फिर क्वेश्चन बता देता हूँ। हाँ, हो गए नहीं ना, अनपेयर्ड होगा नहीं। हो गया। अब देखो इस पे कैसे पुटअप हो सकते हैं, जैसे देखो हमने लिखा एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये देखो एटॉमिक नंबर हो गया 21 से शुरू किया 30 तक लिख दिया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0। तो देखो इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन सिर्फ एक ये केसेस आया जहाँ पे अनपेयर्ड। तो क्वेश्चन देखो, लिखो नीचे, जिंक cadmium and mercury do not regard as a transition element, explain why. Zinc, cadmium and mercury do not regard as a transition element, explain why. हाँ, वो लिखना नहीं है, आंसर दूसरा पॉइंट लिखा दूंगा। तो आंसर में सबसे पहले काम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे लिखेंगे जिंक, एटॉमिक नंबर क्या हो गया 30, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 4s2 3d10, कैडमियम लिख दिया, आंसर हो गया 48, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 5s2 4d10, मरकरी 80 6s2 5d10। आंसर में पहले ये लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन, तो एक बार दोबारा से लिख लो इसको आंसर के अंदर। लिख लिया, उसके नीचे लिख देना d ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, d ऑर्बिटल इज completely filled, FILLED, completely filled, hence
d orbital is completely filled. Hence, their properties are entirely different. Their properties are entirely different from the remaining element. तो है देखो ये डी ब्लॉक का लास्ट में आता तो डी ही है ना, तो रखा उसी के अंदर गया, लेकिन प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। जैसे देखो आप देखोगे लैब में जाओगे ना, तो इनका कोई भी सॉल्ट देखना, कोई ब्लू होगा, कोई ग्रीन होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होगा। किसके डिफरेंट? कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग एलिमेंट, लेकिन इसका कलर देखोगे, जिंक का कलर देखोगे हमेशा व्हाइट क्रिस्टल होता है, तो सारे प्रॉपर्टी ही बदल जाते हैं, समझ में आए? इसीलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिखना, कॉपर सिल्वर गोल्ड regarded as a transition element. Regarded as a transition element, a d orbital is completely filled. Completely filled. कंट्राडिक्ट हो गया ना क्वेश्चन में। अब उसमें हमने कहा कि प्रॉपर्टी सब डिफरेंट हो जाएगा, कहता है इसमें भी डी में 10 है, तो क्यों मुश्किल है, क्यों चेंज कर रहे हैं? तो नीचे लिख दो आंसर में, इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी काम आ जाएगा। 29 याद करो, कॉन्फ़िगरेशन में हमने बताया था आपको, स्टार लगवाया था आर्यन, याद है ना? 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d9, और बताया था कि ये गलत होता है, तो हमें क्या करना होता है, लास्ट में चेंज करना होता है। हाँ 3p6 4s1 एंड 3d10, तो देखो लास्ट में d10 आ गया ना, तो कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है 29, तो लास्ट में देखो क्या आ गया, 4s1 3d10। उसी तरह से कॉपर सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है, 5s1 4d10, एंड गोल्ड 79 6s1 5d10। तो देखो सब में d10 है, एक बार कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखना, जनरल ऊपर भी लिखना चाहो तो एक लिख लेना समझने के लिए। क्लियर? इसके नीचे लिख देना, इन द एक्साइटेड स्टेट, इन द एक्साइटेड स्टेट, इन द एक्साइटेड स्टेट they show, SHOW, they show, in the excited state they show +2 oxidation state, +2 oxidation state. Hence d orbital contain 9 electrons, d orbital contain 9 electrons. Hence d orbital contain 9 electrons, d orbital contain 9 electrons, comma they regarded as a transition element. 9 आ गया ना, तो they regarded as a transition element. यहाँ कहाँ तक लिखे हो? यहाँ तक लिख लिया ना ये, उसके बाद लिखना है in the excited state they show +2 oxidation state. Hence d orbital contain 9 electrons. Hence d orbital contain 9 electrons. है? नहीं क्लास में रुकूंगा नहीं, क्योंकि दूसरी जगह क्लास वो कुछ नहीं होता, दो मेटल्स होते हैं ना, मेटल का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं मेटालिक रेडियस, सिंपल होता है। क्लास के बाद एक्चुअली दूसरी जगह फिर क्लास होती है 6:30 से लगातार, तो टाइम बिल्कुल नहीं है। देखते ना कभी मिलता हूँ यहाँ क्लास के बाद, अब क्लास से पहले भी नहीं रहते हैं, तो जब टाइम देंगे तभी मिलेंगे।
लिख ले, समझ में आ गया। तो ये था बेटा आपका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, साथ में 2 क्वेश्चन अलग से करा दिया। एक और होता है मैग्नेटिक में, वो भी लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, फेरोमैग्नेटिक, FE फेरोमैग्नेटिक। the substances which are permanently magnetized, even even in the absence of magnetic field, called ferromagnetic। मतलब इनका कहना है कि मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो, प्रॉपर्टी वही होता है। 5 एग्जांपल्स होते हैं, ये एग्जांपल याद रखना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड एंड जीडी को बोलते हैं गैडोलोनियम। ये 5 एग्जांपल्स होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, इसके अलावा कोई भी फेरोमैग्नेटिक होता ही नहीं। ठीक है, ये था मैग्नेटिक, प्रॉपर्टीज भी हो गया एक, और सारे क्वेश्चंस भी हो गए। क्या सॉल्ट नहीं है, ये बेसिक कैरेक्टर होता है, सॉल्ट नहीं कह सकते, बेसिक कंपाउंड कह सकते हैं। नहीं, वैक्यूम में तो ऐसे भी नहीं होगा ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखो, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन, ये प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट and their compound, transition element and their compound used as a catalyst, ये प्रॉपर्टीज होगी, और इसी में वाई लगा देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। कैटलिस्ट तो आपको पता है क्या होता है? नहीं, सृजन नहीं पता है? कई तरह कैटलिस्ट लिख ही लो ना, 2 मिनट लगेगा। कैटलिस्ट का बेसिक मतलब समझ लो, रिएक्शन के स्टार्टिंग में यूज होता है और लास्ट में एज इट इज बाहर निकल जाता है। जैसे घर के जैसे स्कूल में एक आध बच्चे की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि 2 बच्चे को लड़ा देता है, और जब देख लिया वो कि दोनों लड़ना शुरू हो गया तो वहां से निकल जाता है। एक आध बच्चे होते हैं ऐसे क्लास में, इधर की बात उधर करके 2 को लड़ा दिया, और जैसे देखा कि लड़ाई शुरू हुई, चुपके से निकल गया, तो उसको क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट। वही चीज यहाँ भी होता है। एक होता है बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्या इसी को बोलते हैं प्रमोटर्स। जैसे प्रमोटर वर्ड से समझ में आ गया होगा नहीं, तो किसी कंपनी का प्रमोट करना है तो एक लाइन लिख देना, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, फास्ट करता है। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा लिख देना इसी में, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, और इसी को बोलते हैं इनहिबिटर, या इसी को देखोगे क्या बोलेंगे? पॉइजन। तो देखो पॉइजन खाने के बाद सीधा ऊपर धड़कन बंद हो जाती है ना, तो क्या हो गया? इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, इनहिबिटर, INHIBITOR, इनहिबिटर। It decreases the rate of reaction. Third, एक होता है ऑटो कैटलिस्ट, AUTO, ऑटो कैटलिस्ट, the product which is used as a catalyst, मतलब अलग से कोई कैटलिस्ट हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। 10th में एक रिएक्शन शायद पढ़ा होगा,
नहीं पढ़ा होगा। इसमें एक क्वेश्चन लिखना, इसके बेस पे ऑटो कैटलिस्ट समझाने के लिए क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो द रेट इनिशियली the rate of hydrolysis initially the rate of hydrolysis of ester initially the rate of hydrolysis of ester is slow but after some time but नहीं लिखी क्वेश्चन तो धीरे बोल रहा हूँ यार। इनिशियली द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज स्लो but after some time the rate of hydrolysis of ester is fast. After some time the rate of hydrolysis of ester is fast. अब 10th में नहीं कट गया था सिलेबस, पता नहीं, देखो तुम लोग टीचर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। जैसे मान लो ये एक एस्टर हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसको बोलते हैं इथाइल इथेनोइड। 10th में पढ़ाया था सर ने, हालांकि सिलेबस से डिलीट हो गया था। ये क्या हो गया, एस्टर इथाइल इथेनोइड। और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, ये इसका मतलब है हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे दो कंपाउंड बनता है, CH3COOH एंड CH3CH2OH। ये होता है एसिटिक एसिड, ये था 10th में। और ये इथेनॉल, ये भी 10th में था। तो देखो ये इनिशियल हो गया, इनिशियल मतलब हमने पानी में इसको क्या किया, डिसॉल्व किया। तो कहता है इनिशियली द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज स्लो, मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है। और जैसे ये प्रोडक्ट बना तो एसिटिक एसिड यूज्ड एज एन ऑटो कैटलिस्ट, ये क्या किया, यही कैटलिस्ट का काम कर दिया। तो जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस फास्ट हो गया, बिकॉज इट एक्ट एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। और इसी को बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट, अलग से किसी कैटलिस्ट को हमने नहीं डाला। हाँ, मतलब अलग से जैसे डालते थे यहाँ नहीं डाला। इथाइल इथेनोइड, डिक्लेयर रिएक्शन। मिटा दो बेटा, हो गया। एक देखो फोर्थ होता है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। एक बार पीछे कर दो सर, एक बार लिखना था। सर कर दो। देखो होमोजीनियस कैटलिस्ट, homogeneous catalyst, because homogeneous catalyst, because the physical state of the reactant, the physical state of the reactant product and the catalyst and the catalyst are same. The physical state of the reactant product and the catalyst are same. जैसे देखो एग्जाम्पल, ये देखो फिर से उल्टा रिएक्शन देखो, इथाइल अल्कोहल, इसका फिजिकल स्टेट होता है लिक्विड, एसिटिक एसिड, इसका फिजिकल स्टेट होता है लिक्विड,
कैटलिस्ट यूज करते हैं H2SO4, ये इसका भी फिजिकल स्टेट लिक्विड बनता है इथाइल इथेनोएट, इसका भी फिजिकल स्टेट लिक्विड एंड वाटर। तो देखो क्या हो गया, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट आर सेम। तो यहाँ पे इस कैटलिस्ट का नाम क्या दे दिया गया, होमोजेनियस कैटलिस्ट। लिख लो एग्जाम। फिजिकल स्टेट सेम है, इसमें बहुत सिंपल है ये। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट आर सेम। देखो सबका फिजिकल स्टेट क्या, लिक्विड है, तो सारा सेम हो गया ना, तो होमोजेनियस कैटलिस्ट। एक और एग्जांपल लिखना, एक और बता रहा हूँ, ऐसे होते तो बहुत सारे हैं। एक फिफ्थ लिख लो, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ये वाला नोट कर लिया ना, लिखो हेट्रोजीनियस। द फिजिकल स्टेट ऑफ the reactant and the catalyst are different. The physical state of the reactant and the catalyst are different. डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने लिखा N2, ये देखो गैस होता है, प्लस 3H2 गैस हो गया, gives 2NH3, ये भी गैस हो गया, और आयरन देखो क्या हो गया, सॉलिड। तो देखो क्या लिखा है, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर डिफरेंट, तो डिफरेंट हो गया। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो प्रॉपर्टी क्या लिखा है, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, रीजन लिख लो उसको, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, जो पॉइंट था उसका आंसर, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्वेश्चन समझ में आया, कौन सा है, 2 पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंड पॉइंट होता है इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। वेरिएबल मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर ले रहा है अपने आप को ना, और इसी वजह से होगा D1 to 9 की वजह से। इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन आंसर सेम है, क्वेश्चन बदल जाएगा, जैसे लिखा रहेगा MnO2। अब MnO2 का नाम क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसी का एक कॉमन नेम आप याद कर लेना, उसको बोलते हैं पायरोलूसाइड। कॉमन नेम क्या है इसका, पायरोलूसाइड, MnO2 का। is used as a catalyst, is used as a catalyst, explain why. Pyrolusite is used as a catalyst, explain why. Answer लिखो, in the compound MnO2 manganese is a transition element, manganese is a transition element, and it has the following two properties, और उस 2 प्रॉपर्टीज में यही दोनों पॉइंट लिख देंगे, आंसर सेम हो गया। क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, बट उसमें मार्क करना ये जरूरी है कि उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है। जैसे देखो एक रिएक्शन होता है 2SO2 प्लस O2
gives 2SO3, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बदल गया, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है V2O5। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि V2O5 यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, एक्सप्लेन व्हाई। तो आंसर देखो सेम होगा कि इन द कंपाउंड V2O5 vanadium pentoxide vanadium is a transition element and it has the following two properties। यही दोनों पॉइंट लिखते हैं तो ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते। तो ये था बेटा आपका कैटलिस्ट से रिलेटेड पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस। नेक्स्ट लिखो। हाँ इनकम्प्लीटली फील्ड जो यूज करते हैं ना, इसका मतलब हो गया D129, ये हो गया मतलब। तो देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है ना, तो अनपेयर्ड जब तक नहीं होगा तब तक अट्रैक्शन नहीं होगा, शेयरिंग नहीं होगा, इसलिए जब तक अनपेयर्ड नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। जितना ज्यादा अनपेयर्ड होगा ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी बढ़ेगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, transition element form complex compound। explain why, पॉइंट हो गया, एक्सप्लेन लिख देंगे तो रीजन हो जाएगा। तो पॉइंट लिखना है, देखो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पॉइंट 1 इसमें भी आप ये दोनों पॉइंट लिख सकते हो, सेम लिख दो। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकंड पॉइंट incompletely filled d orbital, incompletely filled d orbital। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखो इस तरह के होते हैं, जैसे हमने एक कंपाउंड लिखा K4 FeCN6, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट के ठीक बाद जो ये एलिमेंट है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है 99% केसेस में ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, इसलिए क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई टेल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ CN6, ये सब अलग अलग मीनिंग होता है, मीनिंग पे नहीं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद का जो एलिमेंट होता है ये होता है सेंट्रल मेटल एटम, और यही ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। ये इसमें दो चीजें होता है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट होना जरूरी है, या तो लेफ्ट लिखा रहेगा या राइट। जैसे मान लो हमने कंपाउंड ऐसे लिख दिया, देखो CuCl2Cl2, तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट ठीक बाद क्या आ गया, कोबाल्ट आ गया, तो ये सेंट्रल मेटल है। तो ये होना, जैसे हम लोग ऐसे कंपाउंड अभी पढ़ते हैं ना, ऐसे इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से तो आपने पढ़ा नहीं ना, कॉम्प्लेक्स होता है। पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और पॉइंट लिखो। हाँ पॉइंट मतलब क्वेश्चन ही हो गया, पॉइंट भी लिख सकते हो क्वेश्चन भी लिख सकते हो। पॉइंट देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉइज, फॉर्म्स एलॉइज। एलॉइज आपने पढ़ा होगा 10th में, थोड़ा होता है कई सारे, जैसे जर्मन सिल्वर, मिक्स मेटल, ढेर सारे होता है। आंसर लिखो, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट पॉइंट, they have similar radii, मतलब एटॉमिक रेडियस में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। एंड सेकेंड पॉइंट, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब देखो जितने भी क्वेश्चन लिखा है सब में ये पॉइंट है, बच्चा इसी को याद कर लेता है, पहला पॉइंट भूल जाता है, तो मार्क्स भी टीचर कई बार 0 दे देता है। हमें 2 पॉइंट लिखना जरूरी है, इसमें भी कोई टेल क्वेश्चन नहीं है। बहुत सारे पॉइंट लिखा दिया ना, कितने पॉइंट हो गए, ढेर सारे, बहुत सारे। हाँ बहुत हो गया।
सबका रीजन भी बता दिया है। अगर देखो एग्जाम में जब पढ़ोगे ना, स्कूल में अगर टीचर ये रीजनिंग बताते हैं तब आप एग्जाम टाइम में इसको पढ़ना, अदरवाइज सिर्फ पॉइंट पॉइंट कर देना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। ठीक है, थोड़ा सा बता, अगले क्लास में शायद खत्म कर दो। देखो एफ ब्लॉक का बच गया।
और बेचारे इंसान है। चार्जिंग करके दो, नहीं करके दो तो जाएंगे बच्चे इंसान नहीं। फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना एक चीज, फ्रिक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए। अरे सुनो, इधर दूर दूर बैठ जाओ तुम लोग, नहीं तो फिर एक दूसरे को तंग करते रहोगे। हाँ, तुम आगे आ जाओ बेटा, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें समझ के। इम्पल्स बता रहा हूँ, और क्या, यहाँ आ जाओ, देखो कितना अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, पास बैठो, ऐसा कोई अनटचेबल थोड़ी है। बस खाली ये क्योंकि नया टॉपिक करा रहा हूँ ना बेटा, अच्छे से समझ में आया इसलिए कह रहा था। नहीं, उसके कहने से क्या हुआ, कल बोलेगी कूद के देखते हैं छत से कैसा लगेगा। बस यहाँ बैठो बेटा, वो आगे आ जाओ, सामने मतलब, हाँ हाँ साइड में आ जाओ, आ जाओ। स्पेस खाली है, बेकार में इतना पीछे बैठते हो, कहीं भी बैठ जाओ। देखो अब एक सिंपल सा लॉजिक है, पहले तो इनका एक डाउट, बोलते हैं इम्पल्स क्या है। कोई फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए एक्ट करे तो उसे इम्पल्स कहते हैं। फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इम्पल्स। जैसे मैंने ऐसे मारा तो इट्स इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स तो बेटा आपका ये है ना, फोर्स है dp बाय dt इज फोर्स, तो फोर्स इनटू टाइम इज इम्पल्स। तो ये क्या होगा, यहाँ से dp इज इक्वल टू फोर्स इंटू dt, ये जो चीज है इम्पल्स। तो चेंज इन मोमेंटम अगर निकालोगे तो ये इम्पल्स होगा, ठीक। हाँ, चेंज इन मोमेंटम। अब सिंपल सिंपल से एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। हाँ, ये इम्पल्स है बेटा। Force acting for a short interval of time is known as impulse. So by second law of motion, F is dp by dt. तो dp is what? F into dt. तो impulse क्या हो गया? Change in momentum. करेक्ट, समझ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अब आपको ये समझ में आ गया, अगर एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक बॉल आई और टकराई और टकरा कर ऐसे बाउंस चली गई, मास इसका m था, v वेलोसिटी था, और ये थीटा एंगल पे टकराई और थीटा पे ही बाउंस कर गई, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए वॉल कितना होगा? वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा बेटा इस केस में? ये ऐसे है, क्या बोल रहे हो बेटा? फोर्स तो होता है डीपी बाय dt बेटा, चेंज इन मोमेंटम निकाल लो। कैसे निकलेगा? मोमेंटम क्या है बेटा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दोनों का कंपोनेंट आएगा। इसे एक्स एक्सेस ले लें, वाई एक्सेस। अगर यहाँ पे देखोगे इसका प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सेस, तो ये क्या होगा बेटा, एम वी साइन थीटा। यहाँ पे ना एम वी साइन थीटा नहीं होगा, ये वाला
और इसका क्योंकि ये भी थीटा है बेटा, ये वाला भी क्या होगा, एम वी साइन थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम विच इज व्हाट, जीरो। तो कोई फोर्स इंपार्ट करेगा क्या बॉल पे, नहीं करेगा। क्लियर, वाई एक्सेस में कोई नहीं करेगा। अब देखते हैं अलोंग एक्स एक्सेस, along the x-axis इस तरफ देखोगे बेटा इसका कंपोनेंट, तो ये क्या आएगा, एम वी साइन कॉस थीटा आएगा ना बेटा। कॉस थीटा जब ये इधर जा रहा है, ठीक है बेटा। और जब टकरा करके इस साइड आ रही है बॉल, तब क्या आएगा, एम वी कॉस थीटा इधर। तो ये माइनस में होगा क्योंकि ये डायरेक्शन तुमने पॉजिटिव लिया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, 2 एम वी कॉस थीटा। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम 2 एम वी कॉस थीटा माइनस चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या होगा, एफ इंटू डी टी, या विच इज इक्वल टू डी पी टू 2 एम वी कॉस थीटा। अगर कोई बोले फोर्स, फोर्स बोलेगा तब क्या करोगे बेटा आप, टाइम पता होना चाहिए कितने टाइम में टकरा गई बॉल, बाउंस की, ठीक है। तो टाइम से डिवाइड कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे वो बोलते हैं कि बॉल आ रही है, बैट्समैन ने हिट किया, इस एंगल पे बॉल आ रही थी और हिट किया तो इस एंगल पे कर दिया, थीटा पे कर दिया, 45 पे कर दिया। तो जिस एंगल पे आ रही है उसके उल्टे, जिस एंगल पे, उस एंगल पे वो प्रोजेक्शन ले लो, तो पता चल गया कितना आया, चेंज इन मोमेंटम। और जो बॉल बैट के कांटेक्ट में था 0.001 सेकंड, तो अगर 0.001 सेकंड से डिवाइड करोगे तो फोर्स आ गया। और अगर वो टाइम नहीं दिया है तो इम्पल्स पूछेगा तो वो ऐसे आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस वेक्टर है। ठीक, आ गया। कुछ और क्वेश्चन, कोई और टॉपिक बोलो बेटा, तो पहले क्या है। अब मैं तुम्हें आगे बताना चाहता हूँ बेटा, जैसे मैं इसे खींच रहा था ऐसे ऐसे, फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी जो भी लग रहा है फोर्स लग रहा है, लेकिन मैंने इसके ऊपर ये भी रख दिया। अब खींच रहा हूं तो मेरे को ज्यादा फोर्स लग रहा है, और ज्यादा वेट रख दूं तो और ज्यादा लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, है ना, वेट है और फ्रिक्शन तो ही है। तो फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शन है बेटा, मास के, mg के प्रोपोर्शन है। लेकिन अगर मैं ये किसी तिरछे ऑब्जेक्ट में रखता है ऐसे टिल्टेड, और तब खींचता, तो कम फोर्स लगता मुझे खींचने में। क्यों, क्योंकि वो टिल्टेड है, और ज्यादा ही एंगल टिल्ट करता तो अपने आप ही फिसला जाना। सिंपल है ना ये बात। तो खाली अगर मैं ये बोलूं तुमसे, अब देखो सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है बेटा। ये एक ब्लॉक है, अगर मैं इसे फोर्स कर रहा हूँ, फोर्स ये लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, आउट, पीछे की तरफ लगेगा इसमें। खाली समझना है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लगेगा। वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, खाली अभी समझ लो, बाद में लिख लेना, फिर लिखाऊंगा कि जितना ज्यादा ये भारी होगा बेटा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। क्या ये बोलने से काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि अगर मैं ये वाली ही बात बोलता हूँ कि जितना भारी होगा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा,
तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे टिल्टेड एंगल पे है। तो मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि जितना भारी है उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि भारी की बात तो इसमें भी आएगी जब वो किसी एंगल पे इंक्लाइंड है ना। लेकिन फिर वो मेरे को समझाना पड़ेगा कि स्ट्रेट प्लेन की बात है। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट प्लेन की बात नहीं कर रहा तो फिर मुझे कोई दूसरी चीज बतानी पड़ेगी जिससे एकदम हर बार वो क्लियर हो। अब मेरे को ये पता है बेटा कि इसका रिएक्शन आर है ऊपर, और इसका रिएक्शन कहाँ आएगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं इसे। नॉर्मल रिएक्शन, जैसे मैं ना इस टेबल को यहां से धक्का दे रहा हूं, तो नॉर्मल रिएक्शन मेरे को कहाँ लग रहा है, इस तरफ। मैं ऐसे दबा रहा हूं इसको यहाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिख रहा है। यहां से दबा रहा हूं तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा है। तो जो सरफेस है ना बेटा, उसके नॉर्मल, उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में ये। ठीक, तो अब ये जो अगर यहाँ पे वेट वेट एम जी है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, है ना। अब अगर मैं ये कहूं तुमसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर, देन इट इज ओके, क्योंकि यहाँ पे आर कॉस थीटा हो गया, आर किसके बराबर हो गया, एम जी कॉस थीटा। फिर से समझाता हूँ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो एम जी के प्रोपोर्शन है। कुछ हद तक सही है, लेकिन वो एग्जैक्टली सही नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम एम जी के प्रोपोर्शन की बात करोगे तो मैं इसे टेढ़ा कर दूंगा ऐसे, और फिर इसके ऊपर रखूंगा, देखो ये तो अपने आप ही चले गया नीचे, फ्रिक्शन की बात ही नहीं आई। अब देखो नहीं जा रहा है, तो फ्रिक्शन तो अभी भी खींचूंगा तो फोर्स तो लग रहा है, अब करूंगा तो ज्यादा फोर्स लग रहा है। इस पे कर रहा हूं तो ये तो मास तो वही है बेटा, फ्रिक्शन अलग अलग है। तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एम जी, कह सकता हूँ क्या, क्योंकि एम जी तो वही है बेटा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग होते जा रहा है कि नहीं। आगे बात समझ में आई। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिफर कर रहा है, तो आप जो ये कह रहे थे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम जी के प्रोपोर्शन है, वो बात तो गलत हो गई। तो किसके प्रोपोर्शन है, नॉर्मल रिएक्शन के, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उसी हिसाब से वेरी करते जाएगा बेटा। जैसे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एम जी, और यहाँ पे किसके बराबर आ गया, एम जी कॉस थीटा। नहीं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो कॉस 90 क्या होगा, जीरो। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। समझ गया ये बात। तो मैं अगर ये कहता हूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आर। म्यू क्या है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट होगी क्या बेटा, फोर्स बाय आर, दोनों ही फोर्स हैं, तो नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी। क्लियर ये बात। कोई, आप बताओ बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कहाँ है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों का रेशियो है फोर्स का। तो ये लिखोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है। समझ गए ये बात, क्लियर आया बेटा समझ में। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये बात अगर मैं बोलता हूं तो ये कैसे प्रूव होता है, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जैसे मैं ऐसे चल रहा हूं बेटा,
फिर पीछे से आगे रख रहा हूँ, तो पीछे वाले पैर में आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, आगे वाले में पीछे की तरफ लगता है। अपने आप एडजस्ट हो रहा है ना। ऐसे करके देखो बेटा, ऐसे जब मैं कर रहा हूँ ना, तो ये फिंगर आगे नहीं जा पा रही है, पीछे को फ्रिक्शन लगा रही है। और जब ये ऐसे करता हूँ, तो फिर जब ये आगे कर रहा हूँ ऐसे, तो ये पीछे को लग रही है, ये आगे को। तो अरे जब ऐसे ऐसे करके ऐसे जा रहे हो तुम, ऐसे 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 करके जा रहे हो, तो पीछे वाले पैर में आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, आगे वाले में पीछे की तरफ लगेगा। अगर ऐसा ना हो तो तुम फिसल नहीं जाओगे, एक टांग आगे जाती जाएगी, पीछे जाती जाएगी, है ना, स्ट्रेट। और क्या, समझ गए? तो फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये बात भी सही है। मास का नहीं बोलेंगे, है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, समझ गए बेटा ये? अब एक और चीज, अब लिख लो, चाहे लिख लो ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आ रहा है समझ में? आसान है बेटा, नंबर नहीं आते लेकिन आ रहे हैं। ठीक है, पता, समझाने में बड़ा आसान है, सब कुछ है। हाँ हाँ बोलने में बड़ा आसान है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली एग्जांपल देते रहो, लेकिन जब लिखने बैठोगे तो पता चला यार क्या लिखे हैं। हट जाऊं, हट जाऊं, हट जाऊं। ठीक लग रहा है बेटा? ये चीजें ना एक्चुअली किताबों से समझ में आती नहीं है। अभी एक दो क्वेश्चन दूंगा तो और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट ये है क्या। न्यूमेरिकल्स दूंगा तो पता चलेगा। इसमें क्या समझाऊं बेटा, जब इसे धक्का दे रहा हूं, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इधर खींचूंगा तो फ्रिक्शन उधर लगेगा, क्योंकि वही तो रेजिस्ट कर रहा है ना मोशन। जैसे मैं इसमें बेटा इधर को धक्का दे रहा हूं, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है। जब मैं इधर धक्का दे रहा हूं तो फ्रिक्शन उधर लग रहा है। या मैं ऐसे ले जा रहा हूं तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, जब इधर ले जा रहा हूं तो फ्रिक्शन उधर लग रहा है। अपोज करना है उसको, मोशन को। न्यू रेशियो है बेटा, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो है। ठीक है, न्यू की वैल्यू 0.2, अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन, मास इसका 10 kg, फाइंड करो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है, निकालो। अरे ये करो बेटा, ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है। फिजिक्स करो, ये क्वेश्चन पता चलेगा क्या आसान है। यही तो दुनिया में प्रॉब्लम है, फिजिक्स में तो 100% कॉमन सेंस है।
निकालो बेटा एक्सेलरेशन इसका। देखो बेटा इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर, ये इधर लगेगा, ठीक। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2। आर क्या आएगा बेटा एम जी। मास कितना है 10 किलो, जी कितना है 10, 20 न्यूटन हो गया। और इधर कितना फोर्स लगा रहे हो बेटा 50, ये 20 न्यूटन है। किस तरफ जाएगा ब्लॉक, इस तरफ, इस एक्सेलरेशन से जाएगा बेटा 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 10a। F1 माइनस F2 इक्वल टू एम ए, वही तो होगा, लॉजिक तो वही है, ठीक है। अरे 50 - 20 का लिखा है। 10a, मास 10 है ना बेटा, एक्सेलरेशन a, तो 30, अरे ये गिवन था भाई, तब अलग आ जाता। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन यार, डोंट वरी, ठीक है। ये फिफ्टी न्यूटन, फिफ्टीन न्यूटन 10 kg का ब्लॉक, म्यू 0.2, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। करो बेटा, 10 kg है। इस क्वेश्चन से आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। रिटार्डेशन होगा, अब कोई चीज रुकी हुई है तो रिटार्डेशन कैसे हो जाएगा, सोचो बताओ, कुछ समझ में आ रहा है बेटा। -2 का क्या मतलब है बेटा,
ये रुका हुआ है, मैं बोलता हूँ -2 एक्सेलरेशन है, तो मतलब क्या है? रिटार्डेशन जब चल रही होती चीज तब लगता है, रुकी हुई चीज में क्या रिटार्डेशन लगाओगे? क्या हुआ, क्या फॉल्ट है? फॉल्ट क्या है बेटा, फॉल्ट? देखो, ध्यान से देखो इधर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये है म्यू 0.2 10 इंटू 10 100 इंटू 0.2 20 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। इधर 5, तो क्या इस तरफ चला जाएगा ये? नहीं जा सकता। मैं इसे धक्का दे रहा हूँ, नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है और मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स वो कम है। देखो कितनी ताकत लगा रहा हूँ, नहीं जा रहा, अब चला गया, नहीं जा रहा है। मतलब जो भी ताकत लगा रहा हूँ मैं, उससे ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन को हमने शुरू में एक बात बोली थी, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका मतलब इस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट 20, इट इज हाउ मच? 15। नहीं तो तुमसे कोई बोलेगा कि अरे ये 20 है, ये 15 है, तो ये इस तरफ जाएगा, ये कैसी बात है? वो तो जाएगा ही नहीं। तो फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यहां से भी प्रूव हो गया, क्योंकि वो जब जा नहीं रहा है तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है इसमें? वो 20 है, लेकिन ये इस समय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है वो कितना है? 15 न्यूटन। ठीक, अगर मैं इसे 5 से धक्का दूं तो 5 न्यूटन का फ्रिक्शन होगा, 15 से दूं 15 होगा, 16 से दूं 16 होगा, 18 से दूं 18 होगा, 20 से दूं 20 होगा, 21 से दूं तब 20 होगा, 22 से दूं तो 20 होगा। एक्सेलरेशन होगा अगर 22 से दूंगा तो, इस केस में तो 0 एक्सेलरेशन, मूव ही नहीं करेगा। माइनस में एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? रिटार्डेशन, लेकिन वो तो तब होगा जब बॉडी मूव कर रही होगी, है ना? ये जा ही नहीं रहा। ठीक है बेटा, फिर से समझाऊं? देखो, अगर मैं उसे धक्का दे रहा हूँ 15 न्यूटन से और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 20 है, तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो वो इस साइड जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाएगा? वो फोर्स तो ये लग नहीं रहा है, वो तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो जो मैं 15 दे रहा हूँ, क्योंकि वो रुका रहेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना होगा? 15 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में। आगे बात समझ में? तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जब मैं इसमें 20 से ज्यादा दूंगा तब मूव करेगा। मैंने सपोज 25 दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? 20। 30 दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? 20। 20 से कम जो भी दूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स उसी हिसाब से कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, आ गया? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन in this case is 15 न्यूटन। ब्रैकेट में लिख देना, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आ गई बात समझ में? ये ऐसे, हाँ, मूव नहीं करेगा, इट इज इन इक्विलिब्रियम। आ गई बात? ये मतलब ये वैसी चीज है जो कभी पूछ लेता है, ऐसा देगा, बोलेगा फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लोग 20 लिख करके आ जाएंगे 80% बच्चे, लेकिन वो भूल गए कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। और इसमें अगर तुम ये देखोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ग्राफ और अप्लाइड फोर्स का, तो बीच में आएगा। ठीक, 45 का एंगल बनेगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा हम्प आएगा, फिर इसके बाद ऐसे आ जाएगा। ये म्यू एस होगा, ये म्यू के होगा। म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सबने साइकिल चलाई है, पहला पैडल जब लगाते हैं साइकिल में तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है,
क्यों? पहला पैडल चलाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, या मैं इसे धक्का दे रहा हूँ तो जब जैसे ये मूव करने लगता है ना तब कम फोर्स लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों पूछ रहा हूँ, क्यों? हाँ लेकिन क्यों? अरे ये कैसे सब कुछ जानता है? सही है, इनर्शिया ऑफ का एग्जांपल आ गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में रहना चाहता है, और जब मोशन में आ गया तो मोशन में ही है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसीलिए ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और ये अप्लाइड फोर्स है। ठीक, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अरे बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी मम्मी से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, आया बेटा समझ में? नहीं आया? नहीं आया, आ गया? समझदार तो हो, ये तो जानता हूं मैं। नहीं हो काफी समझदार हो। आ गया? ठीक, अब आगे बात करते हैं। अभी तक क्या क्या पढ़ा? फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है ना? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? अब वो सारी चीजें आती हैं, मूव करना है, मेन तो ये है। अब थोड़ी सी बात और करते हैं, ठीक है? हम्म, वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो एक बार किया था। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉकेज, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आ रहा है बेटा समझ में? ये अप्लाइड फोर्स बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ये ऐसे धक्का दे रहा हूँ, कितना फोर्स के बाद एकदम से मूव किया, और इसका मास कितना है? तो मास मेरे को आर लिख दूंगा, और जो फोर्स मैंने लगाया जिसमें मूव करना वो एफ हो गया, तो एफ बाय म्यू कर देंगे तो आर आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। इन्होंने बोला म्यू कैसे निकाला है, जैसे 0.2 जो मैंने लिखा, इनका क्वेश्चन है ये कैसे पता चल गया सर आपको? तो मैंने बताया कि किसी चीज का, जैसे इसका मास 100 kg है, एक मिनट सुनो, तो 100 kg है इसका मास, तो 100 g इसका वेट नीचे लग रहा है आर। अब मैं इसे धक्का दे रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, धक्का दे, मेरे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है यहाँ पे रखा, उसे दबा रहा हूँ, और फिर देख रहा हूँ अगर ये 50 न्यूटन पे आगे जाने लगा, मूव करने लगा, तो वो नॉर्मल, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया और ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। आई बात समझ में? करो, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है, ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है, दिमाग लगाओ। पता नहीं, अभी तो संडे मैं नहीं आऊंगा, उस दिन आईआईटी एडवांस का पेपर है, तो शायद इस संडे की क्लास नहीं होगी। बाकी अभी इनको बता दूंगा, शायद सैटरडे को हो जाए वो क्लास। ठीक है, सैटरडे भी छुट्टी होती है ना सबकी।
बता दूंगा इनको फिर जो भी है। करो यार। अच्छा खासा दिमाग चल जाता है बेटा, है ना? खुद करो तो। ठीक लग रहा है? धीरे धीरे सब कुछ एडवांसमेंट होते जा रहा है, सोच में, क्वेश्चंस में। बताऊं क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे और बी ब्लॉक, ये नीचे। ठीक। मास कितना है बेटा? 2 किलो। फर्स्ट क्वेश्चन। टी इस तरफ लग रहा है बेटा, और ब्लॉक है। टी इस तरफ लग रहा है, म्यू आर पीछे लग रहा है। यही होगा ना? टी उस तरफ लग रहा है, म्यू आर पीछे लग रहा है, दोनों का इफेक्ट आगे जा रहा है। ठीक, समझ गए ना? ये कॉमन सेंस। ठीक है बेटा। अरे टी इस साइड खींच रहा है, म्यू आर इधर लग रहा है, तो टी ज्यादा होगा तभी तो आगे जाएगा। तो टी माइनस म्यू आर इक्वल टू एम ए होगा ना? आ गया समझ में? आ गया बेटा? इसीलिए बिना फ्रिक्शन के इतने सारे क्वेश्चन किए थे हमने, जिससे कि दिमाग में वो चीजें सेटल हो जाएं। क्योंकि अब आगे जाके ये आ गया, फिर इसके आगे और कुछ आएगा। अब पहले स्टेप में ही नहीं करोगे तो फिर आगे क्या आएगी? फिजिक्स खत्म। स्कूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बेटा, कि वो पहले स्टेप में ही जीरो कर देते हैं आदमी को, तो आगे जाके सोचने की तो बात ही खत्म। नहीं, फिर उनको सब्जेक्ट वो रटने जैसा हो जाता है। ये ये वो आपके अकेले स्कूल की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे इंडिया के स्कूलों की प्रॉब्लम है ये। नहीं, किसी के स्कूल में भी नहीं कराया होगा ये सब। लॉज ऑफ मोशन में इतने सारे क्वेश्चन नहीं कराए होंगे। हमने 3 या 4 क्लास दी वो क्वेश्चंस करने में, पूरा एक हफ्ता। होगा भी तो देखना बेटा, वो कराते ही नहीं है किसी के स्कूल में। हाँ, और फिर उसके बाद फ्रिक्शन नहीं आएगा, फिर फ्रिक्शन के बाद फिर दूसरी नहीं आएगी चीजें, वर्क पावर एनर्जी नहीं आएगा, आप क्या कर लोगे? वो पूरा का पूरा बेस ही खराब कर देते हैं बेटा। ये सेकंड इक्वेशन, 0.2, आर कितना है? 5 × 10, 5a। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के इसमें डालो और एक्सलेरेशन निकालो।
ठीक लगा बेटा? ऐसा लगता है कि हाँ कुछ और भी पता चल गया? तुम्हारा फोन यहाँ पे क्या एंजॉय कर पाओगे? जस्ट एंजॉय वेयर यू आर नाउ। यहाँ पे तो कोई एंजॉयमेंट नहीं है, क्वेश्चन ही करना है। नहीं, मैं वही सोचा ये कैसे गलत लिखा हुआ है। चलो दिमाग है बेटा, सोच लेता हूँ। नहीं, कितना आएगा? 10। t इज इक्वल टू 10 + 5 है। t की वैल्यू इसमें डाल दो। यूनिट, हाँ तो न्यूटन है तो ये इक्वेशन में लिखा है ना। टेंशन भी तो न्यूटन में आता है। ट्वेंटी और टी भी निकालो बेटा, यहाँ पे रख दोगे तो। आ गया? टी कितना है? 15। ए की वैल्यू रखो इधर 10/7। सेवनटीन पॉइंट 17.14। ठीक है, एक और दूं? ट्रेजेक्ट्री हाँ दे सकता है, पूछ लेना। ट्रेजेक्ट्री करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। एक बार सिलेबस हो जाए, वर्क पावर एनर्जी तक कर लें इसके, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी आ रहा है तुम्हारे सिलेबस में, तो वहां तक कर लेंगे। फिर उसके बाद जो चैप्टर बोलोगे फिर से करा दूंगा। ठीक है ना? क्योंकि वो इक्वेशन में डिराइव हुआ था ना, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। समझ गया ना? अभी अभी थोड़े से क्लासेस में एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए बेटा, वर्क पावर एनर्जी तक, उसके बाद जो चैप्टर बोलोगे वो वापस कर लेंगे। ठीक है ना? उसकी दिक्कत नहीं है कोई। पता चला हम पीछे का ही करते रह गए और बाद में एग्जाम में आ गया, हम कर ही नहीं पाए। अरे तो किसी के स्कूल में तो आ रहा होगा, वर्क पावर एनर्जी तक आ रहा है, तुम्हारे स्कूल में आ रहा होगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा? पहले एक बार वो करना तो वही है। हाँ वो भी करा दूंगा।
म्यू बेटा यहाँ पे 0.2 है, फोर्स ये है, फाइंड टी। हाँ कोई बात नहीं बेटा, नंबर पूरे आने चाहिए, क्लास में हाईएस्ट आएंगे तो बता देना, चॉकलेट ला के दूंगा। अब झूठ मत बोल देना चॉकलेट के चलते। कि चलो अफसर को पकड़ा जाए। समझे? जो भी अपनी क्लास में टॉप करेगा वो मेरे से बता देना, उसके लिए चॉकलेट पक्की अच्छी वाली, नहीं उससे महंगी, 170 रुपए वाली, 270, 200 वाली। हाँ बोलो। टी यार दोनों इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू को थोड़ी खींचेगा फाइव, टी किसको खींचेगा? फाइव को खींचेगा ना बेटा। नहीं मेरे को टी निकालना है बेटा, और फोर्स उधर लग रहा है, देखो फोर्स इधर लग रहा है और टी रस्सी के बीच का टेंशन निकालना है, तो फोर्स इधर लग रहा है तो ये पूरा सिस्टम इधर जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं? और ये वाला जो टी है ये 5 kg को खींच रहा है, तो 5 kg वाला कंसिडर करके टी निकालना है ना बेटा। करो पहले एक्सेलरेशन निकालो फिर आगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? एक्चुअली क्या है ना, नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, प्रॉब्लम ये है। और नोट्स पढ़ो, ये जैसे फ्रिक्शन बना है उसके नोट्स बना लो अपनी लैंग्वेज में, समझ में तुम्हें आ ही गया है, किताब से रटना है नहीं। नोट्स अगर मैं भी लिखाता हूँ ना कि ऐसे फ्रिक्शन ये है वो सारी चीजें, तभी भी आप गलत कराओगे क्योंकि आप रटोगे फिर। समझ मेरे से लिया आपने, एक कॉपी में नोट्स बना लेना और वही एग्जाम में पूछेंगे, स्कूल के एग्जाम में तो कुछ आना ही नहीं है। और समझना मेन चीज है ना? जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये सब लिखना आपको, है ना? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके बराबर भी होता है। अब अगली क्लास में एंगल ऑफ रिपोज बताऊंगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताऊंगा, बस फिर अगली क्लास के बाद खत्म। फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन सारे हमने वही कर रखे हैं, हर एक में फ्रिक्शन आ जाएगा। और देख लेना एक बार बुक से, कोई बुक ले आना, मैं देख लूंगा, एनसीईआरटी ले आना या कोई बुक ले आना। बहुत बहुत दिन हो जाते हैं किताब ही नहीं देखता मैं, कई बार कोई चीज मिस हो गई होगी तो वो कर लेंगे, ठीक है ना? बातें ही करती रहती हो तुम, अच्छी बातें कर लेती हो क्या? डांट नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। हाँ हर समय बात करती रहती हो बेटा, बहुत अच्छी बातें कर लेती हो क्या, ये पूछ रहा हूँ। नहीं कर पाती तो मत करो फिर। क्यों कर रहे हो बेटा? तुम तो टॉप कर लेते हो और इससे बातें कर रहे हो, ये उलझ के रह जाएगी। देखो तुम तो अपनी क्लास में टॉप कर लिए, अब इसको फेल कराओगे क्या? गलत है ना ये बेटा, ये तो बिल्कुल एकदम चालाकी है, एक नंबर की चालाकी है। निकालो बेटा, करूं? देखो ये 5, 6, 7, आप सोचो ध्यान से बेटा, अगर ये M1 होता, M2 होता तो म्यू आर पीछे लगता,
50 माइनस म्यू आर क्या आएगा, m1 प्लस m2 जी, यही आएगा, यही आएगा ना बेटा, इज इक्वल टू ma। यहां से एक्सलेरेशन आ गया, निकालो। पॉइंट 2567 7a, सॉल्व करो बेटा। फिफ्टी माइनस 14 7a, 0 में से 6 बच गए, 4 36 नहीं, ए आ गया बेटा। अब देखो टी किसको खींच रहा है बेटा, 5 वाले को खींच रहा है। टी किसको खींच रहा है, 5 वाले को खींच रहा है। तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, टी माइनस म्यू आर m1g इज इक्वल टू m1 है। अब आपको ये निकालना है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी, और ये पता है। करो, क्लियर हो गया। बेटा अच्छा समझ में आया ना तुम दोनों को, मतलब आगे बैठ के ज्यादा अच्छा आया ना। ऐसे तो बोलोगी ही तुम बताओ, तुम सच बोलती हो। ज्यादा आया समझ में कि कम आया, ज्यादा आया ना। ये देखो सच बोलती है, इसने बता दिया, तुम बताओ। ये सच बोलती है, इसीलिए तो बोलता हूँ बेटा आगे बैठ जाया करो, खाली ही रहती है। धीरे धीरे करके देखो कितने होशियार हो गए पहले से। नहीं, अब तुम कीचड़ में ना फिसल के गिरोगे नहीं। क्यों नहीं गिरोगे, क्योंकि फ्रिक्शन पता चल गया है। अब जब कीचड़ होगा ना तो छोटे छोटे स्टेप्स लेना, जैसे ही बड़े लोगे तो पीछे का ज्यादा लग जाएगा, फ्रिक्शन कम होगा, फिसल के गिर जाओगे। तो कीचड़ में बचने के लिए क्या है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके चले जाओ। और जब गाड़ी अगर चला रहे हो कीचड़ है ना, तो एक्सीलरेट मत करना, नहीं तो फिसलेगी गाड़ी, मोमेंटम से चले जाएगी। ठीक है, बाइक अगर चला रहे हो और कीचड़ आ जाए तो आपको बाइक का एक्सीलरेशन नहीं देना है, ऐसे ही चले जाना, क्रॉस कर जाओगे। रोड में मूव है, इंजन ऑयल वगैरह पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो गाड़ी तो स्किड करेगी, तब ऐसे। अरे वो तो कॉमन सेंस है यार। वो तो कॉमन सेंस है। आ गया 30। ठीक है, फिर अब हम अगली क्लास मिलते हैं और फिर बात करते हैं। ठीक है।